formulation of we talk about yesterday we talked about formulation of art, and we've been talking about how the art has been formulated by the artist of different time. अलग अलग युग में अलग अलग समय पे कलाकारों ने आर्ट को कैसे फॉर्मुलेट किया कि वो अच्छी लगे, उसको उनको जो अपनी कला के द्वारा दिखाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, वो भाव, वो मुद्राएं उन्होंने दिखाई। और हमने देखा कि उनकी जो प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट था आर्ट के ऊपर, उस टू डायमेंशनल सरफेस के ऊपर, कैनवस हो या आपका म्यूरल पेंटिंग हो या और कोई सरफेस पे कपड़ों पर या स्क्रोल्स के ऊपर, किसी भी सरफेस पे जो काम किया उन्होंने, उसमें अपने भाव को व्यक्त करने के लिए बेस्ट कैलकुलेशंस के साथ साइंटिफिक आधार के ऊपर उन्होंने फॉर्मुलेशन ऑफ कलर भी किया, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी किया, फॉर्मुलेशन ऑफ थॉट भी किया, फॉर्मुलेशन ऑफ रसा भी किया। तो दे बिल्ड अप ए मैजिक थ्रू द पेंटिंग्स in general. So we'll be talking about how to see into a painting, how to see into a piece of art. तो उससे हमें पता चलेगा कि हम कैसे किसी कला, किसी वस्तु को देख सकते हैं। So I request madam to okay, it is there. So I'll be sharing you some pictures today also to to prove my point as a research scholar, researcher. तो एक रिसर्चर को क्या देखना चाहिए जब वो जाए किसी म्यूजियम में? अलग हिंदुस्तान में अलग अलग म्यूजियम में बहुत बड़ी बड़ी कलेक्शंस हैं हमारे, अलग अलग टाइम की, और उनमें पेंटिंग्स भी है, मिनिएचर्स भी है, स्कल्पचर्स बहुत ज्यादा हैं, और इवन केव्स हैं, बदामी केव हो गई, अजंता हो गई, वहां पर हमें काफी म्यूरल्स और अगर स्कल्पचर्स मैथोलॉजिकल और दूसरे सब मिलते हैं। तो इसके से पता चलता है कि आई जस्ट नरेट यू अ स्टोरी टुडे about how to look into the painting. First segment, I divided my lecture in 3 segments. 3 हिस्सों में मैंने बांटा। पहले हिस्से में हम पेंटिंग को कैसे देखते हैं, कैसे देखना चाहिए, ये मेरी अपनी नरेशन है, अपना तरीका है। मैंने खोजा और उसमें मैंने देखा कि आजकल की टेक्नोलॉजी को हम यूज करके पेंटिंग्स को कैसे देखा जा सकता है। तो आप लोगों में से सबको जानते होंगे कि मिनिएचर पेंटिंग्स क्या होती हैं, लघु चित्र। कोई बताए आप में से लघु चित्र, मिनिएचर्स, एनी ऑफ यू? कोई है नहीं क्या? नहीं सर, सभी लोग हैं। यस सर। थोड़ा सा संवाद रहता है आपस में, तो रिलेशनशिप बना रहता है आपस में, संवाद से, टॉकिंग टू ईच अदर शोज दैट वी आर देयर लिसनिंग टू अस। आई एम इन द कन्विंसिंग स्टेज। सो क्वेश्चन ये आता है कि कला को कैसे देखा जाए, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? हु इज दिस? सुनील यादव। यस सर। बोलिए सर। सर मिनिएचर पेंटिंग्स की यदि हम बात करते हैं तो सर मुगल काल जैसे हो गया, राजस्थानी हो गया या पहाड़ी शैली हो गई, इसमें हम मिनिएचर्स को बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने छोटी छोटी चित्र बनाए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल के साथ उसमें सब कुछ बनाने की उन्होंने कोशिश की है। तो सर वो मिनिएचर का एक फॉर्म था जो कि मतलब हमें इन तीनों समय में देखने को मिलता है। सो हमारे पास जो मिनिएचर की डाटा मिलता है वो हमें आज से 500 साल से लेकर 250 साल पुरानी हमें मिनिएचर पेंटिंग्स मिलती हैं। और जैसे आपने बोला कि पहाड़ी में भी अलग अलग रीजन है, गुलेर है, आपका नूरपुर है, आपका चंबा है, कांगड़ा, ठीक नूरपुर, है। चंबा, इनकी अलग अलग शैली हैं। राजस्थान में भी शैली अलग अलग हो जाती है क्षेत्र के हिसाब से। और हम मुगल काल में जाते हैं तो पर्शियन इन्फ्लुएंस मिलता है हमें इसमें मिनिएचर्स के अंदर। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मिनिएचर पेंटिंग्स इन डिटेल, क्योंकि वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और उसकी बड़ी डिटेल, क्योंकि मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूँ तो उसकी बहुत डिटेल है। और कलर के साथ जो राग का संबंध है, रागमाला पेंटिंग्स का भी कितने राग हैं और कौन सा कलर कौन से राग को लेके जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान में एक शैली रही है, हमारी बड़ी परंपरा रही है हिंदुस्तान की, कि हमारे पास वेद पुराण और शास्त्र तब लिख रहे थे जब सारा यूरोप में अभी लोग जंगल में घूम रहे थे, लकड़ी चुन रहे थे, खाने के लिए पीछे थे। उस टाइम हमारे लोग यहाँ बैठ के पुराण और अपना साहित्य लिख रहे थे। तो हमने सबसे बड़ी खोज की, जो हम लोग मानते हैं और नहीं भी मानते एक दृष्टिकोण से,
क्योंकि उसमें एक धार्मिक रिलीजियस एंगल आ जाता है कि अगर हम देखें कि हमने साउंड को शब्द में लिखा, साउंड को, ध्वनि को शब्द में लिखने की कोशिश की, तो कौन सा शब्द है जो ध्वनि है जो हमने शब्द में लिख दी? बड़ा अजीब तो क्वेश्चन। ओम शब्द को ध्वनि सूचक मानते हैं। बहुत से शब्द हैं, हींग यांग, जितने से हमारे शब्द हैं, जैसे हम मंत्र शुरू होते हैं हमारे वैदिक, हमारे जो पुराण पंडित हैं जो उसको उच्चारण करते हैं, तो एक साउंड से करते हैं। तो ओम को लिखने का तरीका है ओ 3 और माँ आधा, यही है। ओम को Yes, कैसे sir. लिखते हैं? ओ को आपने 3 वैसे बारी इसको बोलना है। शब्द के तौर पे ओ, ई और माँ ऐसे उसको पूरा अगर वही लिखा जाता होता है, और वैसे उसको ओम वो बड़ों की मात्रा लगा के उस तरह से लिखते हैं ध्वनि रूप में। उसके बीच में एक गिनती लिखी जाती है 3। जी, वो 3, वो इसको ई जैसा उच्चारण, तो वो खींच के जब बोलना होता है थोड़ा दीर्घ स्वर में, तब उसको नहीं, उस वो जो 3 है वो ये बताता है कि ओ को आपने 3 बारी बोलना है, 3 बारी मतलब लंबा खींचना है, और माँ को जी आधा जी बोलना जी, वही है, ठीक चीज है? वो उसको जब दीर्घ स्वर करते हैं तो वो सांकेतिक चिन्ह लगाते हैं। राइट। सो हम उसी कल के ही संदर्भ में आगे बढ़ेंगे। पहला सेगमेंट मैं करता हूँ आपके साथ। आई शेयर यू सम पिक्चर्स हाउ टू लुक इनटू द लेयर्स ऑफ द पेंटिंग्स। पेंटिंग को देखने का क्या तरीका है, ये मेरी एक सोच है, शायद आप इससे सहमत मत हो या आप सहमत हो जाएं, but it is my effort to look into the paintings of Indian traditions, Indian art, Indian paintings. So I hope you will enjoy. तो होस्ट को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि लेट मी शेयर सम पेंटिंग्स। मैडम, am I audible to you? Allow me to share some paintings. जो होस्ट है, होस्ट मैडम हैं यहाँ पर कहीं? सर 1 मिनट आप रुकिए, मैं उन्हें कॉल करके बोल देती हूँ, शायद ना हो। उनका नाम क्या मैडम का? मैम शुभम शिवा मैम। शी इज देयर आई थिंक। सर मैंने आपको होस्ट बना दिया है। नाउ यू कैन शेयर योर स्क्रीन। Thank you so much for your efforts. Thank you so much, ma'am. So I just begin with one of the painting now. Can you see this painting? Yes sir, yes sir. क्या Yes, बताती है ये पेंटिंग हमें? ये पेंटिंग हमें, if I see this painting, we find people जो इसमें फीमेल्स हैं, उसमें एक मेल है, एक फीमेल है, और ऊपर एक आकाश में गाय हैं या कोई आकृति है। ये पेंटिंग है हमें को जो मिलती है, इसमें हम देखते हैं कि ये रस मंजरी सीरीज से है। और तो ये जो पेंटिंग है, इसमें हम देखते हैं कि जो उद्धव है, कृष्ण जी का जो फ्रेंड है उद्धव, वो राधाओं को, जो उनकी जो गोपियां हैं, उनको समझाने जा रहा है कि आप कृष्ण जी को छोड़िए और आप और अपना जीवन दूसरी तरफ लगाइए, क्योंकि कृष्ण ने सदा नहीं रहना। सो ही वाज गिवन ए वेरी बिग टास्क कि उनको समझाएं, और कृष्ण इज नॉट अराउंड। तो इस पेंटिंग को देख के तो बड़ी साधारण पेंटिंग लगती है, पर अगर मैं इसको और बर्फिकेट करता हूँ, क्योंकि मिनिएचर्स बड़े छोटे होते थे, 8x4 6x4 की साइज का मिनिएचर होता था। तो व्हेन आई गो इनटू दिस पेंटिंग, देयर सम डिस्टर्बेंस बिहाइंड। तो वो पेंटिंग में वो कह रही है कि ये देखिए, और क्लोजअप आ गए। सी दे आर टेलिंग अस कि वो दो मन नहीं 10-20। दिस इज the
title of the painting I have given Yes, sir. कि मैं हमारा मन 10-20 मन नहीं है, हमारा मन तो अपने प्रियसी अपने जो कृष्ण है उसके साथ बसा हुआ है. This is the explanation in the painting. If I go more close to this painting, we will further notice that the painting is highly driven by a lot of things, and this is the painting. The female over there, गोपी उसको दिखा रही है, नीचे चरण के निशान है कि देखो कृष्ण अपने चरण के जो निशान है, impression of his prints, footprints are there, वो दिखा रही है कि ये इसलिए छोड़ के गए हैं कि हम उनके आने का आगमन का एक सूचक है. ये तो हल्का से इंप्रेशन देखते होंगे, वो हाथ से दिखा रहे हैं उसको, उद्धव को. सी देयर इज ए, दिख रही है आपको? बना हुआ. यस सर, दिख रहा है So क्लियरली. this, हाँ, तो मैंने उसी पेंटिंग को कई लेयर्स के अंदर काटने की कोशिश की और वांटेड टू सी व्हाट इज देयर. और इसमें सबसे बड़ी बात है ये गोपी, ये कह रही है कि उधर देखो सामने ऊपर. तो क्या दिखा रही है, ये बड़ा एस्टोनिशिंग पॉइंट है. तो दिखाने वाली चीज है कि आई जस्ट शो यू व्हाट शी इज शोइंग. तो हम कैसे डिवाइड करते हैं इमेजेस को. शी इज शोइंग दिस, देयर इज ए काउ, गाय है बछड़े के साथ, वो बादल पे है या कहीं कहीं खड़ी हुई है. वो कहती है चलो सब छोड़ दो, जो गायें हैं वो भी किसी चीज को वेट कर रही है. शी इज वेटिंग फॉर कृष्णा टू कम. तो हमें तो क्या बोलते हो. तो ये जो गायें हैं जो कृष्ण को बहुत प्यार करती है और कृष्ण जिसको प्यार करता है वो भी उसकी वेट कर रही है. सो दिस इज डिवीजन ऑफ द पेंटिंग, लेयरिंग ऑफ द पेंटिंग. To one extent, how to see miniature paintings or other paintings made by the artist. तो मैं आपको एक layering of how to look into the painting is the most important point. Research scholars को बड़े ध्यान से एक एक चीज को डिटेल देखनी पड़ती है. और एक और पेंटिंग है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट पेंटिंग है. यहाँ आप देखते हैं lot of ladies around, बहुत सारी गोपियां हैं पेड़ के नीचे, और the female courtiers, but they are doing some action is going on, कुछ घटना घट रही है. तो आपको देख रही है पेंटिंग? यस सर, दिख रही है. So ठीक चलते रहे. यस So सर, इस यस पेंटिंग में we see lot of action is going on. बहुत सारा कुछ होता जा रहा है, कुछ लीलाएं हो रही हैं. Something gossip is going on, but it's not a gossip. The artist has created a wonderful event of Krishna's Leela into this painting. So I show you the imaginaries, what the painter want to tell us. तो उसमें एक जगह तो वो ये खड़ी हुई है. उस पेंटिंग को मैंने और क्लोज अप कर दिया. पेंटिंग बहुत छोटी है, 4 इंच बाय 6 इंच की पेंटिंग है. द पेंटर वांट टू शो, ये नीचे जो उसका कपड़ा है ये कालिया बना हुआ है, शेषनाग, जिस पर कृष्ण ने डांस किया था. है ना, स्टोरी याद आती है? यस सर. कालिया सर्प. कालिया दमन. यस सर. यस सर. तो वो उसको नकल कर रही है कि वो कृष्ण बनी हुई है, उसने उसका जो अपना दुपट्टा है उसको इस तरीके से फैलाया हुआ है कि नीचे वो शेषनाग की उसने आकृति ले रखी है. दिस इज द ब्यूटी ऑफ द एब्स्ट्रैक्टिज्म इन आर्ट. कहते हैं कि इंडियन एब्स्ट्रैक्टिज्म नहीं था, है. ये देखिए, आप इसको एब्स्ट्रैक्ट रियलिस्टिक फॉर्म कह सकते हैं, एक नई शैली है. तो मैं इसको आपको हाउ टू लुक इनटू द लेयर्स ऑफ द पेंटिंग्स एंड कैसे देखना चाहिए. एंड इन अदर फॉर्म, ये उसकी मदर बनी हुई है कृष्ण की, उसके हाथ में एक स्टिक है और उसको अपने कृष्ण को उसने एक पेड़ के साथ बांध दिया था. तो वो एक उसका पूरा एक टास्क, उसकी जो लीला है उसको परफॉर्म कर रही हैं. तो जो कलाकार है, जो पेंटर है इसमें, वो उसने सारी लीलाओं को इस सारी पेंटिंग में दर्शाने की कोशिश की है. दिस अ वंडरफुल पेंटिंग by an artist. And we find another painting, this one. ये तो बहुत बढ़िया है. इसमें वो पर्वत को उठा लिया उन्होंने अपनी उंगली के ऊपर, ये उसको दर्शा रही है. एक उसी दृश्य में से एक दृश्य को मैंने क्लोज अप किया to tell you how to look into the layers of the painting, how to divide the painting.
how to visualize the painting, what the artist has formulated for us in his painting, क्या दिखाना चाहता है। उसने एक ही दृश्य में एक ही पटल के ऊपर सारी लीलाओं को दर्शाने की कोशिश की। इस पर्वत का नाम बता दीजिए उन्होंने हाथ में उठाया था। गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन पर्वत को उठाकर वो खड़ी हैं और वो बाकी लोग उनके इस लीला से काफी प्रभावित हैं। तो ये जेस्चर है। यू सी द ड्रामेटिकल फॉर्म। उसने सिर पे पगड़ी बांधी है, कृष्ण जैसा उसने मुकुट बनाने की कोशिश की है और उसने अपनी जो चुन्नी है उसे उछाल कर उसने दिखाने की कोशिश की है। लेयरिंग ऑफ द पेंटिंग, हाउ यू लुक इनटू द पेंटिंग, how to see what is there, and the artist want to show something। उसने पर्वत हाथ में उठाया हुआ है और ये भी एक पेंटिंग है उसी का एक, ये पूतना का दृश्य दिखाने की कोशिश की है कि ये पूतना थी, उसने कृष्ण को नर्सिंग करते हुए जहर लगाने की, मारने की कोशिश की है। तो these all gopis are acting like Krishna and some another way। तो जितना भी ये लीलाएं हैं उसका जो ड्रामेटिकल फॉर्मेशन है इस पेंटिंग में नजर आता है। I hope you are enjoying what I'm telling you to how to look into the painting, how the paintings have been looked into। So ये एक और पेंटिंग है, बड़ी मशहूर पेंटिंग है। इस पेंटिंग को जब आप थोड़ा सा इनलार्ज करेंगे यू सी कि रेन इज फॉलिंग। क्योंकि जो मिनिएचर है उसको हाथ में पकड़ के थोड़ा सा टिल्ट करके देखा जाता था। तो इसमें जो सारी पेंटिंग में आपको एक लेफ्ट हैंड साइड में ट्रीज के नीचे आपको कृष्ण नजर आएंगे और जो मिलने जा रही है रास मंजरी सीरीज में से ये पेंटिंग है। तो ये सीरीज से में ये पता चलता है मिलना चाहती है तो उसको कहती है इस रात को कहाँ जा रही है, क्योंकि बारिश हो रही है। तो उस और जो नायिका है उसने अपना जो थोड़ा सा उठाया हुआ घाघरा, तो शी हैज टू टोज अप हर क्लोज सो इट डज नॉट गेट वेट। सो आप क्लाउड्स देखते हैं बहुत नीचे आ गए हैं। दिस इज डिवीजन ऑफ द पेंटिंग, कलम फॉर्मेशन ऑफ द पेंटिंग की बात कर रहे थे। You find that all the painting is well divided and the chambers are look into it। तो क्या पता चलता है हमें? any comments in between? जैसे जैसे हम लेयरिंग ऑफ द पेंटिंग्स करते जा रहे हैं, कुछ बात पूछनी हो तो बताएं आप। This another painting from series of Jahangir is showing visiting a saint called जगरूप। जगरूप करके एक संत हुए हैं उज्जैन के, उनको जहांगीर मिलने गया तो देखते हैं कि इस तरफ सामने तो उसके सोल्जर्स हैं, उसके साथ जो अकम्पनिस्ट हैं वो उसने पीछे छोड़ दिए। तो उसको पता चला जगरूप को ईश्वर का बहुत ज्ञान है, तो उनको मिलने गया। उसको पता चला वो एक छोटी सी खोली में छोटी सी जगह में रहता है। तो उसको ये जहांगीर बैठा हुआ है और वो जगरूप से संवाद कर रहा है ईश्वर के बारे में। वो पेंटर हमसे पूछ रहा है कि बताइए कौन बड़ा, कि राजा की जो संत। तो ये एक डिवीजन स्पेस है। इसको और हम आगे डिवाइड करते हैं इस पेंटिंग को। वी फाइंड ए ब्यूटीफुल फॉर्मेशन ऑफ दिस पेंटिंग, हाउ टू लुक इनटू द पेंटिंग। सो दिस इज द क्लोज अप ऑफ द पेंटिंग। ये जहांगीर बैठे हुए हैं, इस तरफ जगरूप संत है, तो ये आपस में संवाद चल रहा है। और जहांगीर विजिटिंग जगरूप एंड आस्किंग अबाउट द गॉड और द टॉक ऑफ अदर वर्ड। वो कोई इससे अपनी राजनीतिक सलाह लेने नहीं गया। पेंटर ने बड़ी खूबसूरती से इस सारे वर्क को डिवाइड किया। तो you see that the group is sitting and talking to Jahangir in a manner, such a manner that both are having some dialogue in between। उसके बाद हमारे एक कवि हुए हैं बहुत तगड़े हैं हिंदी भक्ति काल के, सूरदास जी। उनके एक हों राधो तू श्याम। तो here we see that the painting is divided into 3 segments। 3 स्टोरी पेंटिंग है इसमें, ऊपर 5 है, नीचे 4, उसके बाद 3 दृश्य दिखाने की कोशिश की है। If you go deep into the painting and have layering of this painting in such a way, you find that these paintings have something to say, what the poet has imagined
जो कलाकार ने, जो कवि ने माना, उसने इस तरीके से डिवाइड कर दिया। तो जब हम ऊपर वाला सेगमेंट को देखते हैं, तो ये सेगमेंट है। इसमें जो राधा है वो कहती है आज मैं कृष्ण बनूंगी और तुम श्याम बन जा, तुम राधा बनना। तो वो अपना कपड़े बदल लेते हैं। तो आप देखते हैं कि जो राधा है वो कृष्ण बनकर उसकी बालों की कंघी कर रही है सेंटर वाले फ्रेम में। और जो लास्ट का फ्रेम है राइट हैंड साइड पे, आप 2 फिगर देखते हैं, उसमें जो कृष्ण है वो राधा से संवाद कर रहा है, प्रेम संवाद। और जो पहली पिक्चर है राइट हैंड साइड में, डीप राइट हैंड साइड में, तो वो जो कृष्ण है वो बैठे हुए हैं, राधा कृष्ण बन के बैठी हुई है, और जो कृष्ण है वो नीचे बैठे हुए हैं। तो यू फाइंड दैट एक्सचेंजिंग ऑफ देयर रूल्स, दे आर चेंज देयर रूल्स। उन्होंने राधा कृष्ण बन गए, कृष्ण राधा बन गया। ये एक कपलेट है आपके सूरदास की, उसको उन्होंने ड्राइव किया है फ्रॉम द पेंटिंग। सो हाउ यू लुक इनटू द पेंटिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये देखिए और डिटेल में आ गए, ये देखिए। तो राधा कृष्ण राधा के रूप में शर्मा के मुंह करके बैठे हुए हैं, और वो उनसे माफी मांग रहे हैं कि मैं लेट आया हूँ, जैसे वो करते थे उनके साथ। वो आपको उसका उनके रोल एक्सचेंज हो चुके हैं। तो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग, एंड द कंसेप्ट ऑफ द पोएट हैज बीन brought into a very nice way। तो समझ आ रही है मैं जैसे समझा रहा हूँ, या कुछ और तरीके से बोलते रहें? यस सर, यस सर, यस समझ सर, में आ रहा सर, बिल्कुल। So, तो ये is a layering of the paint. You see the details, the close-up details, the flowers, the treatment of the background। तो आप देखते हैं कि जो राधा श्याम का जो रोल चेंज हुआ है, उसमें उनकी जो क्रियाएं वो नजर आ रही। तो इस सारी पेंटिंग्स को दिखाने से ये बताना चाहता हूँ हाउ टू लुक इनटू पेंटिंग एज अ स्कॉलर, एज ए रिसर्च स्कॉलर। हमें कैसे पेंटिंग्स को देखना चाहिए, और उन पेंटिंग से हमें, दिस इज द सूरदास इन द राइट हैंड साइड, और ये राधा और श्याम उनके हैं। तो सूरदास का ये उसने जो कपलेट है, उसने जो बोला, हो राधो तू श्याम। तो ये जो पेंटिंग का शीर्षक तो दिया नहीं उसने, पर ये मैंने यहाँ से कपलेट से निकाला। तो कहने का मतलब है कि हम कैसे एक लेयरिंग से, हाउ वी शुड सी द पेंटिंग, और कैसे हम अपने जो रिसर्च करेंगे किसी भी पेंटिंग के, किसी भी धारा पे, अगर मिनिएचर पे करते हैं या किसी और आर्टिस्ट की पेंटिंग्स में करते हैं, यू हैव टू लेयर्ड एंड अनलेयर्ड द पेंटिंग, यू हैव टू लुक इनटू इट। चाहे वो पेंटर हमारे को जानता है या नहीं, हम तो जानते नहीं उसने क्या किया नहीं किया। चाहे ये नैनसुख की है या किसी और कलाकार की पेंटिंग्स हैं, किस समय की हैं, किसी कालखंड में बनी है, पर पेंटर हैज समथिंग इन हिज माइंड, ही इज टेलिंग अस, सी दैट इट इज, वी फाइंड एनिमल्स सिटिंग डाउन। सो ये शो करता है कि पोएट्री हैज अ ग्रेट इफेक्ट इन इंडियन हिस्ट्री, द इंडियन आर्ट। सो कहने का भाव हुआ कि जब यहाँ हमने एक सीरीज देखी पेंटिंग की, ये भी एक पेंटिंग है, इसमें एक पोएट है, उसको इज कॉट एंड सेंटेंस टू डेथ। तो वो जो रिकलेक्ट करता है अपनी मेमोरीज, तो वो देखता है कि जो पेंटिंग है इसमें आप देखते हैं कि एक लेडी है, जो इंडियन क्लासिकल फीमेल का जो डिपिक्शन है हमारी आर्ट में, इंडियन आर्ट में, कि ब्रेस्ट वाला एरिया बड़ा, कमर छोटी, और फिर वो निचला हिस्सा बड़ा। तो ये क्लासिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल है। और उसके आसपास आप काले काले धब्बे देखते हैं, ये सारे बीटल्स हैं, भंवरे हैं जो फूल पे। तो भंवरे फूल को छोड़कर, कमल के फूल को छोड़कर, रानी इतनी सुंदर है, जो ये लेडी है, जो क्लासिकल फीमेल है इंडियन, उसके आसपास घूम रहे हैं। तो ये दिखाने की कोशिश की, इफ यू enlarge this painting to another extent, you find that this is from a poet has in love with a female, और एक रानी के साथ उसको एक राजकुमारी से प्रेम हुआ, और उसने उसके सौंदर्य को इतना सुंदर बताने की कोशिश की कि उसके भंवरे भी उसके आसपास, जो बाहर निकलती भंवरे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो फूल की तरफ जाएं या उस। तो दिस इज ए
वे ऑफ लुकिंग इनटू द पेंटिंग, कैसे हम एक पेंटिंग को देखते हैं, कैसे एक पेंटिंग का आंकलन किया जाए। तो सबसे पहले अब एक और मैं आपसे, ये एक प्रोसेशन की पेंटिंग है, इसमें राजा नरेंद्र सिंह पटियाला, पीछे पटियाला की वॉल सिटी है नजर आ रही है, प्रोसेशन है, उसमें एक हाथी के ऊपर राजा बैठा हुआ है और उसके ऊपर चवर कर रहे हैं लोग। तो ये सब एक प्रोसेशन की कहानी है। पर जब इस पेंटिंग को हमने डिवाइड किया तो वी फाइंड लॉट ऑफ मोर थिंग्स इन इट। तो what we see into this painting is we find very beautiful treatment। थोड़ी सी फेड हो गई है पेंटिंग। we see the raja is sitting और उसके ऊपर जो मोर चवर है किया जा रहा है और एक आदमी आगे बैठा है, वो किसी और को चवर कर रहा है। तो इस पेंटिंग इज डिवाइडेड इनटू दिस पोसेशन ऑफ गुरु आदि गुरु ग्रंथ साहब इन पटियाला। सो कभी कभी पेंटिंग में नजर आने वाली चीज कुछ और होती है और पेंटर के माइंड में उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है। तो ये कुछ पेंटिंग, नाउ शो यू ब्यूटीफुल एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग ऑफ इंडियन आर्ट। ये देखिए आपने पेंटिंग कभी? हाँ बोलिए। सर, नहीं नहीं सर, देखी। मैं नहीं देखी। दिस इज अ गोल्डन एग या ब्रह्मा एग या हिरोन गर्भ। एक एग है जिसे कहते हैं कि सृष्टि की संरचना हुई, और ये जो है भगवत पुराण की सीरीज में से है। ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है। अगर हम इसको सीधा फ्लैट रख के मैंने फोटो खींची तो इस पेंटिंग में ये जो एग है ये सिर्फ फ्लैट नजर आ रहा है। तो जब मैंने इसको थोड़ा सा हाथ में उठाकर फिर फोटोग्राफ किया, इट लुक्स लाइक राउंड एग, गोल्डन एग। यू सी दिस? हाँ जी, फर्क लगता है। यस सर, यस सर, अभी हाँ यस ये सर, नाउ इट्स लुकिंग लाइक अ एग। एग। और इसके आसपास आप वेव्स देख रहे हैं, ये पानी के अंदर नहीं है, ये वेव्स ऑफ टाइम है। अगर हम पेड़ को बीच में से काटें तो उसके अंदर कुछ रेखाएं नजर आती हैं। जो वामोलॉजी के लोग हैं, जो ट्रीज के साथ या वनस्पति विज्ञान को जानते हैं, तो पता चलता है कि किसी पेड़ को काटा जाए तो उसके अंदर छोटी छोटी रेखाएं, उसकी ग्रोथ की रेखाएं होती हैं। वो ये बताती हैं कि ये ट्री कितना पुराना है, कब हर हर ईयर की एक रेखा होती है। सो ये पानी नहीं है, ये एंडलेस वेव्स हैं जिसको उसने दर्शाने की कोशिश की। यू सी द एब्स्ट्रैक्टिज्म इन इंडियन आर्ट। यस ठीक है। तो ये जो कहानी है, जो ये व्यक्त करने का तरीका है, जे गोल्डन एग की बात की है कि सृष्टि की संरचना कैसे हुई, फ्रॉम द ब्रह्मास गोल्डन एग। तो आप इसमें देखते हैं कि हाउ फैंटास्टिकली उसने जो भगवत पुराण में इसका वर्णन किया हुआ है, सागर का, टाइम, द वाटर ऑफ टाइम, समय का धाराएं और समय के बारे में उसने जो सोचा पेंटर ने, उसने हमें बता दिया कि उन्होंने देखो फ्लैट में भी उसने राउंडनेस लाने की कोशिश की। ट्रीटमेंट ऑफ कलर, इट लुक्स वेरी गोल्डन, वेरी शाइनिंग। और इसको हाथ में कोई पकड़ के जैसे घुमाते हैं तो हमें नजर आता है। अपनी हथेली में अगर पेंटिंग को रखेंगे, बहुत स्मॉल पेंटिंग ऑफ 4x6, सो नजर आता है कि समय और जो सीरीज है भगत पुराण क्या कहना चाह रहा है। तो पोएट ने उस सबको, अपने उन शब्दों को उसने एक आकृति में बदल दिया। इसके बाद हम एक पेंटिंग और दिखा रहे हैं आपको, सो दैट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड कि ये दिस हाईली पेंटिंग ऑफ मेरू पर्वत। कहाँ है मेरू पर्वत? माना जाता है कि मेरू पर्वत धरती के सेंटर में है। नाम तो सुना है मेरू पर्वत का? यस सर, सुना। कहा जाता है कि वहाँ 4 प्रकार के पेड़ मिलते हैं, जामुन के, आपका मैंगो का और आम का, और आपको वहाँ पर संतरे का। 4 प्रकार के जो पेड़ हैं अलग अलग वो मिलते हैं। तो ये अगर हम उससे पूछें उस आर्टिस्ट से कि क्या आपने मेरू पर्वत देखा है, तो बोलेगा नहीं मैंने नहीं देखा मेरू पर्वत। तो फिर वो पलट के हमसे पूछेगा कि आपने देखा है, तो हमने भी नहीं देखा। और उस आदमी की कल्पना देखो, उसने मेरू पर्वत को सेंटर में बताया,
there are 4 layers of the mountain, of the cosmic mountain, what they have shown, जो हमारे वेदांत में इस पहाड़ के बारे में कहा गया है, उसके बारे में उसने एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनाई। तो यहाँ तक मैं पूछना चाहता हूँ कि कोई क्वेश्चन आपका, so that we can proceed further. बोलिए। नो सर। So I am layering the paint. मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पेंटिंग्स को किस तरीके से देखना है। As a research scholar, all you have to do is how to look into a painting when you go to museum. म्यूजियम जरूर विजिट करना आप लोग, जो भी आप इसे लेंगे अपने थीसिस में, सिनॉप्सिस में, और लाइब्रेरी में भी जाना और पता करना भी क्या क्या हो सकता है। डोंट डिपेंड ऑन द कंप्यूटर्स। हमारे पास बहुत है करने के लिए, और कई चीजें रहती हैं, चाहे किसी भी आर्ट फॉर्म में की जाए। अब मैं आपको एक और पेंटिंग शेयर करता हूँ, इट्स अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप। इसमें आप देखते हैं शुरू में हाथी हैं, एक लैंडस्केप है, एक नदी है, और जब इस पेंटिंग को हम बड़े क्लोजली देखा जाता है, बिकॉज आल्सो स्मॉल पेंटिंग बाय 8 inch by 6 inch, so when you see it closely you find a very डिटेल्ड वर्क बाय एन आर्टिस्ट। जैसे उसको किसी ने कहा हो, एक आर्टिस्ट ने कुछ बनाया और अपने दोस्त को बोला इसमें ढूंढ के बता तुझे क्या क्या नजर आ रहा है। तो ढूंढना का काम एक रिसर्च स्कॉलर का है। आपके सामने उसने क्वेश्चन रख दिया। जब मैं क्लोजअप गया तो मैंने देखा कि ये एक टेम्ड हाथी है, एक सीखा हुआ हाथी है, एक हाथी से दूसरे जंगली हाथी को पकड़ा जा रहा है। लॉट ऑफ साउंड्स, एक महावत बैठा हुआ है, रस्सी फेंकी जा रही है, तो एक हाथी से बाकी जंगल से हाथी पकड़े जा रहे हैं। पर ये यहाँ तक नहीं खत्म होगा, हम इसको और बर्फिकेट करते हैं और डिटेल में लाने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि ये जो कहानियां यहीं खत्म नहीं जाती, डिटेल यहीं नहीं खत्म हो जाती इस पेंटिंग में। इस पेंटिंग को और क्लोजली देखते हैं तो हम देखते हैं कि पीछे नदी में और जंगली हाथी नहा रहे हैं उस नदी के अंदर, और दे आर क्रॉसिंग, और देखते फुहारा भी चल रहा है। कैन यू सी ऑल दिस? यस सर, यस सर। सो दिखाने का मतलब है कि हाउ द आर्टिस्ट डिवाइड देयर सरफेसेस, फेसेस एंड इंटरप्रेट देयर आइडियाज। और उनके पीछे जो पेड़, अगर उसको भी आप और इलाज करके देखेंगे, वहाँ 3 मंकी भी हैं, एक हिरन भी है उन पेड़ों के नीचे, बहुत डिटेल लगाने की कोशिश की। तो ये बताता है कि हाउ द आर्टिस्ट इज नॉट ड्रिवन बाय सम मूड और एक आइडिया है उसने पेंटिंग बना दी। देयर इज अ डिटेल इन द पेंटिंग, वी फाइंड वेरी नाइस कंसेप्ट। और अब इसके बाद एक पेंटिंग ये भी है, ये पेंटिंग हमें बताती है कि कैसे ये गोपियां बैठी हैं। वेरी नाइसली कंपोज पेंटिंग है ये। तो इसमें हम ये पिक्ची ट्रेडिशन की पेंटिंग है, पिक्ची स्टाइल है अहमदाबाद के तरफ का, वहाँ की ये नेशनल म्यूजियम में पेंटिंग है। पर इसको मैंने जब बड़े ध्यान से देखा, इस पेंटिंग में पिक्चाई स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स कहा जाता है। इसमें हम देखते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ पेंटिंग कैसे की जाती है। पर जब मैं इसको बहुत क्लोजली देखने गया तो मैं भी हैरान हो गया कि आर्टिस्ट क्या दिखाना चाहता है। जो टेनी फ्लावर्स हैं, जब मैंने इसको आपस में जोड़ने की कोशिश की, दिस इज द कृष्णा विद ए फ्लूट, अपनी बांसुरी के साथ खड़े होंगे। ये मैंने उसका 20 का हिस्सा क्लोज अप किया, एंड ही इज स्टैंडिंग ऑन हिज टो लाइक डांसिंग ऑन द ट्यून ऑफ द फ्लूट। बांसुरी की मधुर से वो नाचते हुए नजर आते हैं। तो बचपन में जब हम बिंदुओं को मिलाया जाता था, तो इस पेंटर ने, वो फ्लावर्स नहीं है कि किसी एक पेड़ से फूल झड़ रहे हैं, वो पेंटिंग ऑफ कृष्णा। इफ यू enlarge it and you mix these dots together, you find that Krishna is dancing on the flute and the Radhas are dancing at the side. I show you the entire painting now. You'll come to know that this painting has something to say. कुछ कहना चाहती है, वो ये है। You see cows are looking at the Krishna, जो चिड़ियां हैं पेड़ पर वो भी इधर देख रही हैं। Everyone is looking at to find where the Krishna is, and everyone is dancing on the tune of this. तो Krishna is somewhere behind that tree जो मैंने आपको दिखाया, पेड़ के पीछे। नजर आ रहा है कि नहीं? कृष्णा जी के दर्शन हुए?
सर, ये यस मुगल सर, और चलो, वेरी अमेजिंग कि उस समय पे ऐसा प्रयोग किया गया। हाँ, तो डिवीजन ऑफ द पेंटिंग है और हाउ द पेंटिंग्स आर डन। तो एक और पेंटिंग है, जब कृष्णा का जन्म हुआ तो वो लेके जा रहे हैं, तो आप देखते हैं कि रेन पोर कर रही है और दूसरी तरफ एक सिंह है, वो कहता है मैं अटैक करूंगा। बीच में नदी है, तो आप देख रहे हैं कि जो नाग है, शेष नाग, उसने उस पे फन फैलाकर उनको रेन को उन पे भीगने से बचा रहे हैं। यू सी दिस पेंटिंग, यस सर, सी द यस सर। कंपोजिट वैल्यू। और कल मैंने बताया था ट्रीटमेंट और फॉर्मुलेशन ऑफ द पेंटिंग। तो ये पेंटर्स की कंसेप्ट ऑफ पेंटिंग, हाउ टू नरेट हिज आइडियाज, कैसे अपने बात को रखना है, इन सब पेंटिंग्स में उन्होंने बहुत पुराने समय से कहा। इसके बाद मैं आपको एक और जगह लेके चलता हूँ कि कहानी कैसे की जाती थी, हाउ द थिंग्स आर डन, हाउ द थिंग्स आर नरेटेड इन द पेंटिंग्स। सो जो हमारे स्कॉलर्स हैं, आप लोग, आपको क्या करना चाहिए? आपको एक तीर्थ यात्रा करनी चाहिए अपनी थीसिस लिखने के लिए। वो तीर्थ यात्रा कहीं हरिद्वार या कहीं और तीर्थ स्थल पे जाने की जरूरत नहीं है, प्रयागराज या कहीं अंदर की यात्रा है। सर तो ये मेरे यहाँ तो सर लोग आते हैं सर, मुझे करने की जरूरत है। हम्म, सर मेरे यहाँ तो ये लोग आते अंदर हैं की सर। यात्रा है। ये लोग जो आते हैं, आप यहाँ जगह को देखने आते हैं, तो हमें सर कैसे मथुरा, की मथुरा। तो ये एक आदमी हमारे मथुरा में यहाँ सर आगरा का भी है। हैं? तो मैंने तो आपको सारा मथुरा घुमा दिया, अभी और घुमाता हूँ। हाँ सर, मेरे को सर आप जो घुमा रहे हैं ना ये मथुरा, ये तो सर मैं हम्म, रोज शायद दूसरे तीसरे दिन देखता ही रहता हूँ। तो इतनी डिटेल में नहीं देखा ना अपने अभी पेंटिंग्स। नहीं सर, ये गोवर्धन पर्वत है मेरे यहाँ पर, जो कृष्णा का है, जो आप बता रहे थे वो हाँ, देखा है। और जो ये शेषनाग के बीच में, फन के बीच में जो कृष्णा को ले जाते हैं ना, देव की, हम्म, मतलब वो, मतलब गोकुल कृष्णा को, हम्म। यशोदा, ये सारी पिक्चर सर देखिए सर मैंने। सर पर बहुत अच्छा आप लगा एक सर, जो आप इंटरव्यू, इतनी डिटेल से बता रहे हैं ना, हम्म, बहुत अच्छा लगा सर। ये देखे तो है, लेकिन इतना हम्म, मजा जब नहीं आया जितना अब आ रहा है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन। तो कहने का मतलब है कि आज हम बात करेंगे इनवर्ड जर्नी की। रिसर्च स्कॉलर को किस तरीके की सोच रखनी चाहिए। ये मेरा परसेप्शन है, आपका भी हो जाएगा टाइम के साथ। और वो पहले क्या होता था, लोग पिलग्रिमेज करने जाते थे, तीर्थ यात्रा करने जाते थे, तो उसके लिए वो क्या करते थे लोग। आजकल तो है कि आपको ट्रेन मिल जाती हैं टूरिज्म की। आपको कहाँ एक इंटरनेट पे देखिए, आपको पता चलेगा कि 4 धाम यात्रा की ट्रेन मिल रही है, बसेस मिल रही हैं, हवाई जहाज से भी लोग जाते हैं। पहले लोग इन यात्राओं को पैदल किया करते थे, अपने पैरों से चलकर अपने इष्ट की दर्शन करने जाते थे। इसके पीछे एक पूरी भावना थी कि उसमें एक संयम या संयम रखने की बात थी। आप कई कई लोग दिन घर पे बैठ के भूखे भी रहते थे, कम खाते थे, चलने की कोशिश करते थे, कम खाना, कम सोना, कि हमें यात्रा में होने वाली जो कठिनाइयां हैं उससे हम थोड़ा सा बच सकें। तो तीर्थ धाम की जो यात्रा है, इसका एक बहुत बड़ा हमारे भारतीय संस्कृति में और सभी धर्मों में, जो भारत में धर्म है, चाहे आप मुस्लिम लीजिए, ये भी अपनी यात्रा करते हैं, हज जाते हैं। हिंदू तो कई तीर्थों में जाते हैं, सिख भी अपनी यात्राएं करते हैं, हजूर साहब, अमृतसर, हेमकुंड साहिब, और हम बद्रीनाथ, केदारनाथ, शिवलोक, और आपका जहाँ आप रहते हैं वृंदावन और हरिद्वार, और कई और तीर्थ स्थल हैं जहाँ पर लोग यात्रा करते हैं। पर जो आर्टिस्ट परसेप्शन है, यात्रा क्या होती है, वो कहता है एक योगिक इनवर्ड जर्नी है, अंदर की एक यात्रा है। तो ये जो ट्रेडिशनल पॉइंट है, ये मैं इसको यहाँ से शुरू करूंगा। एक बार भीष्म पिता या भीष्म ने, एक ऋषि हुआ है, पुलस्त ऋषि हुए हैं। पुलस्त ऋषि से उसने पूछा कि ये तीर्थ यात्रा का क्या महत्व है। तो वो ये कहने लगे कि इसका जो महत्व, आई डोंट नो द संस्कृत
very much. तो थोड़ा सा I just want to read some couplet from Sanskrit narration by पुलस्त ऋषि. वो कहते हैं यश हत पुरन चरण. तो कहने का मतलब है कि आपके हाथ, आपके जो टोज हैं, पैर, और आपकी जो खाना है, आपके मन, उस पे आपका पहले कंट्रोल होना चाहिए. किसी भी तीर्थ यात्रा का फल पाने के लिए आपके हाथ, मन और आपकी बुद्धि पर आपका संयम ये रहना चाहिए, और उसके लिए योगा करना बहुत जरूरी है. तो ट्रेडिशन ऑफ योगा related to your तीर्थ यात्रा, inward journey of an artist or a scholar should be there. तो ट्रेडिशनली डिलाइट हैं हो जाते हैं. तो एक कहानी आती है जो मुझे मैं आपसे नरेट करना चाहता हूँ समय के साथ साथ. ये कहानी कहती है, एक केदार कल्प करके एक स्पेकुलेशन कहानी है. चाहे कहानी इतनी अच्छा टेक्स्ट नहीं है, पर इस केदार कल्प एक कहानी से हमें ये पता चलता है. और उसकी 11 पेंटिंग्स हैं जो नेशनल म्यूजियम ऑफ आर्ट दिल्ली में रखी हुई है. तो रिसर्च स्कॉलर को कैसा होना चाहिए, एक क्वेश्चन मुझसे कई लोग पूछते हैं. मैं उसको कहता हूँ कि आप लोग एक बार हरिद्वार होके आइए. आप देखते हैं लोग वहां पर जाकर अपने जो जिनकी डेथ हो जाती है उनकी वो अस्थियां प्रवाह करने जाते हैं. तो कभी कभी वो जो कपड़े का बैग होता है उसके अंदर सोना या चांदी या छोटा सा कुछ सिक्का या तिनका डाला जाता है हमारी ट्रेडिशनल रिचुअल्स के हिसाब से. और जब वहाँ जो पंडे हैं वो उसको जब बहाते हैं कपड़े को, तो वहाँ कुछ लोग खड़े रहते हैं प्रोफेशनल स्विमर्स, और उनके हाथ में एक शीशा होता है. शीशे से पानी पर रखते हैं, पानी से लाइट को ऐसे रिफ्लेक्ट करते हैं पानी के अंदर, कि वो जो नीचे छोटा सा कण है या सिक्का है या चांदी है या सोने का सिक्का है, उसको उसके ऊपर लाइट पड़े और जैसे उनको नजर आता है वो डुबकी लगा के उसको बाहर निकाल लेते हैं. तो रिसर्च स्कॉलर को हर मूवमेंट को, हर अपॉर्चुनिटी को एम्ब्रेस करना चाहिए, उसको पा लेना चाहिए. जहाँ भी उसको कहीं ऐसा मिले वो उसके पार्ट ऑफ द रिसर्च बन जाता है. तो आर्ट हिस्टोरियन, रिसर्च स्कॉलर्स और टीचर्स को एक तरीके से उस डुबकी लगाने वाला होना चाहिए. तो वहां से हमें पता चलता है कि क्या डिटेल. सो आई बिगिन माय स्टोरी. आई होप यू विल एंजॉय दिस. एंड जो मैं बताना चाहता हूँ आप देखेंगे कि मैं इसमें क्या करता हूँ. तो दिस इज द पिक्चर, फर्स्ट पिक्चर. ये है शिवा, पार्वती और उनका बड़ा बेटा कार्तिकेय. कैन यू सी दिस? नजर आ रहा है? यस Yes. सर. हाँ सर. तो ये कार्तिकेय, शिवा और ये पेंटिंग जो पेंटर ने बनाई है 11 पेंटिंग है, उसका एक पहला पार्ट है, फर्स्ट पेंटिंग है. कई लोग इसको बाद में लगाते हैं, पर जब मैंने इसको बड़े ध्यान से दोनों को पढ़ा और सुना, और मुझे लगा कि यार ये तो केदार कल्प की स्टोरीज हैं जो पेंटर ने अपनी इस यात्रा के बारे में बताया. ये यात्रा बताने का कोई खास मकसद तो नहीं है, पर ये देखने का तरीका है कि जब आप पेंटिंग देखें या सीरीज ऑफ पेंटिंग देखें या बड़े 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 कवियों की पेंटिंग देखें. अगर आप लोग सब बाकी सौभाग्य हैं कि आप यूपी से हैं. यूपी में बड़े खड़ी बोली के बड़े बड़े कवि हुए हैं, और कई कवियों के नाम तो मुझे भी पता है. स्मृतानंद पंत, महादेवी वर्मा और भी लोग हैं जिन्होंने काफी काल्पनिक और काफी पिक्चरस स्टोरी की है. तो एक एक कवि का नाम तो मुझे नहीं पता किसकी कविता है, वह तोड़ती पत्थर. मैंने उसको देखा इलाहाबाद के पथ पर. आई डोंट नो हु हैज रिटन दिस, वेरी रिनाउंड पोएट. तो वो जो पिक्चर है कि मैंने वो तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर, मैंने उसको देखा इलाहाबाद के पथ पर. ना कोई छावदार पेड़, ना कोई घुमावदार वृक्ष, वह तोड़ती पत्थर, मैंने उसको देखा इलाहाबाद के पथ पर. तो एक पेंटिंग बनती है इसमें कि एक औरत धूप में बैठी पत्थर तोड़ रही है, कुछ सड़क का निर्माण हो रहा है, कोई मार्ग का निर्माण हो रहा है, उसके आसपास वो बैठी है. तो आपका जो कवि थे उन्होंने का जो कविता का नरेशन था बड़ा स्ट्रॉन्ग था. इतना स्ट्रॉन्ग था कि एक पेंटर उस पेंटिंग को, उसकी नरेशन को सुने या पढ़े तो एक पेंटिंग का दृश्य बन सकता है. पेंटिंग्स कैन बी नरेटेड थ्रू पोएम. और ऐसा ही हुआ. आप जितनी भी रास मंजरी सीरीज देखते हैं या
नायक नायिका का देखते हैं या हम 12 माह देखते हैं, ये सारी पोएट्री से रिलेटेड है, इंस्पायर्ड पेंटिंग्स हैं मिनिएचर की। तो पोएट्री से बहुत चीजें बहुत अच्छा रिलेशन है हमारे कवियों का। तो आप ये पेंटिंग जो देख रहे हैं इसमें एक कहानी शिव जी उसको सुना रहे हैं अपने बड़े ज्येष्ठ पुत्र को, तो कार्तिक को, और राधा भी उनके साथ जो बैठी हैं, पार्वती जी भी बैठी हुई हैं। सो सी दैट लाइंस जो पीछे बैकग्राउंड में है और उन्होंने त्रिशूल पकड़ा हुआ है। आई फॉलो बाय द पेंटिंग एज सच कि जो नरेशन ऑफ द आर्टिस्ट है वो देखने वाला है कि उसने बताया कि एक गांव में एक लड़का था, माँ बाप का अकेला, उसने कहा मैं शिव धाम जाना चाहता हूँ शिव जी को मिलने के लिए, और वो काफी जिद करने लग जाता है। पेरेंट्स उसको कहते हैं चले जा। व्हेन ही ट्रेवल्स टू दैट शिव धाम, उसको रास्ते में कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो बुरे बुरे नेचर के हैं, उनके साथ उनका झगड़ा हो जाता है और वो उसको मार कर फेंक देते हैं। उसके बाद जब वो काफी देर तक लौट के नहीं आता है तो उनके पेरेंट्स बड़े विचलित हो जाते हैं। तो गांव के 5 आदमी कहते हैं कि हम उसके लिए चलेंगे, चाहे हमें शिव धाम तक जाना पड़े, हम उसके लिए वहां तक यात्रा करेंगे। तो यहाँ से ये यात्रा शुरू होती है। तो जो 5 साधक हैं वो चल पड़ते हैं। जैसे ही वो चलते हैं उनको रास्ते में एक आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कि मैंने जैसे ही शिव के बारे में सोचा, शिव धाम जाने के बारे में सोचा, और मुझे लोगों ने मार दिया, पर मुझे शिव ने मोक्ष दे दिया, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो आई कैन सी यू, आई कैन लिसन टू यू, और मेरे पेरेंट्स को बोल देना कि जो मैं यात्रा के लिए निकला था वो मेरी रास्ते में ही पूर्ण हो गई। पर वो जो साधक हैं वो आगे चलते रहते हैं। यू सी द ब्यूटीफुल पिक्चर्स पेंटिंग ऑफ दोज साधक्स walking into the Himalayas, snow peak mountains of Shivadham. So they are going to Shiva to meet Shiva, और ये वो साधक हैं। मैं आपको पिक्चर नरेट करता हूँ। These are the साधक, see the साधक्स। ये 5 आदमी हैं, उन्होंने ठंड के लिए और रास्ते में एक उनको शिवलिंग मिला है। साइडों पे आप देखते हैं बड़े-बड़े पहाड़ हैं और बर्फ से ढके हुए हैं। बीच में कोई जगह है जहाँ पर एक शिवलिंग है। वो उसकी वहाँ प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, हमें अपने मार्ग की तरफ प्रस्थान होने के लिए ताकत देना और हम अपने मन से विचलित न हों। तो ब्यूटीफुली कंपोज्ड पिक्चर विद द स्टोरी ऑफ साधका going to Shiv Dham on the path of salvation to attain salvation. तो ये स्टोरी है, how the painter has narrated it. हाँ जी, चलते रहें या और Yes, कुछ sir. बताएं? यस Yes. सर। चलो, तो ये जो पेंटिंग्स बताने का ये मतलब हुआ कि इन्होंने क्या क्या किया, रास्ते में किन किन से मिले, और उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो साधक हैं, ये देखो अलग अलग केव्स में रात को इन्होंने केव्स में गुजारा किया। फिर एक चंद्रमा की आकार की एक केव है उसमें चले गए, और ये अलग अलग पोजीशन है कि कहाँ कहाँ जाना पड़ा, कैसे कैसे कठिन रास्तों से मार्ग से गुजर रहे हैं। So we find them walking and circumferential around the mountains covered with ice, and we find them praying for their goodness, for their good health। और इन पेंटिंग्स में हमें वो लोग काफी उत्तेजित भी लगते हैं कि वो अपने मार्ग में चलते जा रहे हैं, और आप उनको देखते हैं कि वो ये पेंटिंग देखिए, ये एक रास्ते में मंदिर है, वो रास्ते में हवन भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं और राइट साइड में देख रहे हैं कि वो किसी नदी में फ्रोजन झील है जिसके अंदर वो स्नान कर रहे हैं, और किसी देवी के मंदिर के अंदर वो प्रार्थना भी कर रहे हैं कि वो अपने पीछे आप देखते हैं कि सारे पहाड़ जो हैं वो बर्फ से ढके हुए हैं। तो ये उस सीरीज का जो है केदार कल्प जो सीरीज है उसकी एक सीक्वेंस में ये पेंटिंग है। ये बताया गया कि उनको मार्ग में क्या क्या मिला, उन्होंने क्या क्या देखा और कैसा उनका अनुभव हुआ। हालांकि मेरे को लगता है कि कभी कभी भी जो पेंटर है इन धाम की तरफ नहीं गया, और ये उसने उस केदार कल्प को पढ़कर या सुनकर उसने चित्र
बनाए और you see this कि वो देखो पेंटर्स रास्ते में एक सींग आ गया कि आप किस मार्ग की तरफ चले हैं। ये एक्चुअली सींग नहीं, ये एक इंद्र है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं कि वो इंद्र ने अपना मनुष्य रूप में आकर उनको प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि आप डगे नहीं, आप वापस नहीं भागे। तो वो सिंह उनको डरा रहा है कि अपने मार्ग से हट जाओ। तो यू फाइंड दिस पेंटिंग क्लोजली, यू फाइंड पीपल गोइंग टू द हिल्स कि वो शिव धाम यात्रा उनकी। तो संयम रखने के लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये वादा थी एक तरह की। तो ये पेंटर ने इसको प्रमोट किया। मुझे आपको ये बताने का ये है कि एज ए रिसर्च स्कॉलर्स इन पेंटिंग फाइन आर्ट्स, हाउ वी शुड लुक इनटू द पेंटिंग, पेंटिंग को कैसे देखना चाहिए और कैसे समझने की कोशिश करनी चाहिए सो दैट एक सीरीज बने। चलते चलते उनको एक जगह मिलती है जहाँ सब औरतें राज करती हैं। एक पहाड़ी स्थल है, औरतों का राज है, औरतें ही वहाँ का सिमरते हैं। पर वो औरतें, वो लोग उस औरतों की तरफ नहीं अट्रैक्ट होकर बाहर देखो नदी में नहा रहे हैं और वो उसके अंदर एंटर नहीं होते और बस नमस्कार करके बाहर आ जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो संयम रखने की बात है वो इसमें पेंटिंग में दर्शाने की कोशिश की पेंटर ने। तो ये आज कोई कथा सुनाने का प्रयोजन नहीं था, बताने का है कि हम पेंटिंग्स को, हाउ टू लुक इनटू योर पेंटिंग, क्या दिखना चाहिए, क्या कैसे पेंटिंग को आंकलन किया जाता है, कैसे हमें पेंटिंग के बारे में पता चलता है। ये एक और पेंटिंग है, ये देखिए वो नमस्कार कर रहे हैं, फिर उनको एक शिवलिंग मिल गया और वो कितनी अच्छी पहाड़ है, ब्लूजम स्काई है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पर पेड़ हैं, फल हैं, फ्रूट हैं और पीछे भी पहाड़ हैं। तो पहाड़ उसने इसलिए नहीं हटाया कि जो शिव धाम यात्रा है जहाँ पर बर्फ के पहाड़ हैं वो सब नजर आते हैं। तो ये पेंटिंग 11 पेंटिंग है, उसमें से मैं आपको ड्राइव करके बता रहा हूँ कि क्या क्या दिखाने की कोशिश की हमें वो केदार कल्प की पेंटिंग की सीरीज में। और ये एक और जगह है जो रास्ते में आती है, इसको बोलते हैं मणिकरण। आप में से कोई गया हुआ है? नहीं सर, नहीं। एक मणिकरण जगह है जहाँ पर गर्म पानी के फव्वारे हैं, चश्मे हैं, वहाँ लोग नहाते हैं। वो भी पहाड़ों की तरफ चारों तरफ से घिरा हुआ एक क्षेत्र है हिमालय में। ये भी शिमधाम यात्रा के बीच में आता है। तो ये पेंटर ने बताया है कि वहाँ पर ऐसे नेचुरल गीजर्स हैं, पानी के चश्मे हैं और चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो ये पेंटिंग की सीरीज में बताया कि उन लोगों ने कहाँ-कहाँ से गए, क्या देखा, जो उसमें वर्णन है उसको बनाने की कोशिश की और हमें इस सारी नरेशन में एक पेंटिंग मिलती है। तो एक पेंटिंग ने बड़ा समझ में डाल दिया कि ये सप्त ऋषि हैं, 7 ऋषि हैं। वो आपस में कोई संवाद नहीं कर रहे, अपने-अपने योग क्रियाएँ कर रहे हैं, बीच में आपको राख मिलती है। तो मेरे मन में आया कि ये पेंटर ने ना सप्तऋषि देखे, ना उसको योगा आती है, तो उसने ये कहाँ से सीखा कर। तो बाद में पता चला कि जो ये पेंटर है, उसका एक दोस्त है जिसको योगा आती है। उसने ये सारी मुद्राएँ करके मॉडलिंग करते थे जितने हमारे आर्टिस्ट थे। तो दिस इज़ हिज फ्रेंड परफॉर्मिंग योगा फॉर हिम और वो उसको सब योगा क्रिया करके दे रहा है। ये उसके गाँव में रहता था। तो इसकी एक सीरीज है, उसने अलग-अलग उनको पोज़ में बनाकर सप्त ऋषियों को दिखाने की कोशिश की और सातों ऋषियों के नाम लिखे, जो ऋषिस थे, उनके उसने उनके नाम भी लिखे हुए हैं इस सारी कहानी के अंदर। तो जो पोएट है, जो आर्टिस्ट है, उन्होंने आपस में एक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की। ये जो पिलग्रिमेज है, ये जो हम यात्रा कर रहे हैं इस आदमी की तरफ से। तो एक बार एक कवि ने पूछा कि रिसर्च स्कॉलर कैसे सोचना चाहिए? वो एक दर्पण की तरह सोचना चाहिए। जैसे दर्पण हाथ में ले लें आप और चारों तरफ घुमाएँ, तो उसमें जहाँ-जहाँ आप घुमाते हैं उस चीज़ की एक वहाँ प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण अपने आप से पूछता है कि मैं किसका मालिक, किस दृश्य का, किस और का मालिक हूँ? तो मालिक की जो रास्ता है प्रशस्त करना पड़ता है। और एक कहानी भी है कि देयर इज़ ए पोएम, एक सॉरी सीरीज़ है एक इंग्लिश में, एलिस इन वंडरलैंड। एक लड़की छोटी हो जाती है, कीड़ी जितनी, और वो घास के एक मैदान में घूमती है और घास के अंदर होने वाली क्रियाओं को देखी जाती है। बच्चे बड़े देखते हैं सीरीज़ में। एक रिसर्च स्कॉलर इतना छोटा हो जाना चाहिए और वो बारीकी से, बड़े सूक्ष्म रूप से
चीजों का आकलन करे, देखे और कॉन्स्टेंटली उसको पाने की, देखने की कोशिश करे। ये एक तरीके से कांस्टेंट फॉर्मेशन है। तो आखिर में ये वो जगह है जहाँ पर उसने जाना है उन सातों साधकों ने, पांचों ने। दिस इज अ ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेंटिंग। वो ये केदारनाथ टेम्पल है, इस सेंटर में हम नदी देखते हैं, नंदी है और चारों तरफ बड़ी बड़ी बर्फ की टालिकाएं हैं, पहाड़ हैं। ये पहाड़ उसको ऐसे लगते हैं जैसे कई योगी, सप्तऋषि, कई योगी उसकी तरफ देख रहे हैं और आराध्य हो रखे हैं। ये इंसान है, पहाड़ नहीं है, जो बर्फ से ढके हुए हैं, उन्होंने अपने ऊपर आवरण किया हुआ है। तो ये पेंटिंग को और डिटेल में देखा जाए तो वी फाइंड कि जो केदार कल्प सीरीज है, इसमें जो पेंटर ने हमें जहाँ लाके छोड़ा, ये बताने की कोशिश की कि यू सी दिस क्लोजअपली। तो ये सारे एब्स्ट्रैक्टिज्म इन स्लांटली एब्स्ट्रैक्टिज्म इन रियलिस्टिक फॉर्मेशन ऑफ द पेंटिंग है। सो हम इस पे आगे चलते हुए ये बताना चाह रहे हैं सारी कहानी में कि भाई हाउ यू शुड लुक इनटू द पेंटिंग्स, पेंटिंग को कैसे देखना चाहिए, पेंटिंग का आंकलन कैसे किया जाता है। और इसी सीरीज में हम आगे देखते हैं कि ये लोग एक ऐसी जगह पहुंचे कि आप वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप प्रकट हुए और हमें मार्गदर्शन करें। तो यू सी दिस पेंटिंग, क्लोज अप ऑफ दिस पेंटिंग एंड बैफ्रिकेशन ऑफ दिस पेंटिंग। तो हम इस सारी चीजें इस पेंटिंग में मैं आपको जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और यहाँ उनको ऐसे लगता है कि शिव जी ने उनको दर्शन दिए और मार्ग बताने की किया कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ बैठा हूँ। तो इसी सीरीज में आगे और भी पेंटिंग्स हुई और लोगों ने जो यात्रा पर तीर्थ यात्रा पर बहुत पेंटिंग की। एक बहुत मशहूर पेंटिंग है ड्रीम। ये 7 रिंग्स हैं, ये 7 समुंदर हैं, 7 ओशंस हैं, और कृष्ण और अर्जुन इन 7 समुद्रों को पार करके, कहा जाता है कि एक आदमी था, उसके यहाँ बच्चा होता था, साथ में ही मर जाता था या गायब हो जाता था, कोई उठा के ले जाता। तो कृष्ण जी ने उसको वचन दिया कि मैं आपके बच्चों को वापस लेके आऊंगा। तो ये एक यात्रा की सीरीज है, इसमें 7 हेवंस हैं, और जो हमारी बॉडी में चक्र हैं उससे भी रिलेटेड करते हैं इसको। तो ये वो एक एक चक्र को क्रॉस कर रहे हैं कृष्ण जी। अंत में वो इस 7 चक्र को जब पार कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, और जब पार कर लेते हैं चक्र को, तो जब आगे पहुंचते हैं तो 8वां चक्र में वहां पर उनको रोशनी मिलती है। उस रोशनी में वो जिसको पाते हैं वो विष्णु है। विष्णु कहते हैं मैं आपके दर्शन करना चाह रहा था, ये सारी माया मैंने रची, तो मैंने आपको दर्शन करने के लिए, मैंने आपको अपने पास बुलाने के लिए ये सारा खेल लीला रची। तो आप यहाँ आए तो मैं आपका दर्शन करना चाह रहा था। तो ये पेंटिंग्स में हम अलग अलग सिस्टम देखते हैं कि क्या चीजें हो रही हैं। तो एनी क्वेश्चन टिल डेट, या सो गए, कहानी सुन गए? नहीं सर, बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया। केदार कल्प सर पहली बार सुना भी है सर। क्या? केदार कल्प की जो आपने स्टोरी बताई सर, वो पहली बार ही सर सुनी भी है मैंने तो। अच्छा, जी जी सर। चलो शुक्र है। अध्यात्म की तरफ थोड़ा सा लेके जा रहा हूँ तुम्हें। नहीं सर, तो अच्छा लग रहा है। तो कोई क्वेश्चन कहना चाहते हैं तो विष्णु जी कहते हैं कि मैं 7वें जब चक्र में क्रॉस करने लगे तो वहां अंधेरा था, तो उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और वहां से काफी रोशनी हो गई, और विष्णु जी प्रकट हुए, कहा कि ये मैंने किया सब, और आपकी तीर्थ यात्रा खत्म हो गई और मैंने आपके दर्शन करने थे। तो वी फाइंड दिस। तो ये सब चीजें जो हैं ये हमें बताती हैं कि हाउ टू नरेट ए स्टोरी, हाउ टू नरेट ए पेंटिंग। तो पोएट्री के साथ पेंटिंग का क्या लिंक है, रिलेशनशिप है, ये हम देखने को मिलता है। तो इसमें पेंटर की एक डिलाइट है, एक इमेजिनेशन है,
एक सोच है वो कैसे करता है। और हम हिंदुस्तान में और भी पाते हैं कि पेंटिंग की ऐसी भी पेंटिंग मिलती है जहाँ लोग 80-85 साल के हो जाते हैं। तो जो लोग मथुरा की तरफ के हैं या और अहमदाबाद की तरफ के हैं, तो वो लोग अपने घर में एक ऐसी पेंटिंग्स टाँगते हैं। इसे बोलते हैं चौरासी की यात्रा करते हैं लोग। तो ये पिलग्रिमेज है। तो हमारी स्थल पुराण की पिलग्रिमेज है। इस संबंध में ये पेंटिंग्स हैं, ये घर में टांगी जाती हैं, लोग स्नान करके। जो लोग नहीं जाते इसमें, अ, जो लोग मथुरा वृंदावन में नहीं जा पाते अपनी उम्र में, अपनी किसी शारीरिक कमजोरी करके, तो वो ऐसी पेंटिंग्स टांगी जाती। तो जो हमारे में एक स्कॉलर है मथुरा से, क्या इन्होंने ये पेंटिंग देखी? बताएं सर। देवेन मथुरा जी देखिए, वृंदावन वाले बोलते नहीं। देवेन जी। देवेंद्र जी सो गए। हेलो सर, कहाँ है मैं देवेंद्र माइक जी? थोड़ा सा दिक्कत वो दे रहा है। हाँ हेलो। हाँ बोलिए सर, बोलिए। पेंटिंग देखी है आपने कहीं? हाँ सर, देखी सर मैंने। क्या बोलते हैं आप उसको? सर इसमें कई पार्ट्स में सर स्टोरी डिवाइडेड हो रही है सर। स्टोरी ये डिवाइड नहीं हो रही, मैं बता रहा हूँ ये पेंटिंग है। जो लोग यात्रा नहीं जा पाते, तीर्थ यात्रा मथुरा वृंदावन, वो इसको एक पेंटिंग है, कपड़े पे हुई होती है, इसमें बड़ी ब्राइट कलर लगा देते हैं। तो जो वृंदावन और मथुरा में मंदिर है, स्थान है, जहाँ जहाँ कृष्ण ने क्या क्या किया, कौन कौन सी लीलाएं की, ये वहाँ वहाँ के दर्शन कराते हैं। अच्छा। बड़ी डिटेल पेंटिंग होती है, इसको लोग घर में टांगते हैं मंदिर वाली जगह पर, और यहाँ के दर्शन करते हैं। तो तीर्थ, ये दिस इनवर्ड पेंटिंग और enjoying your तीर्थ through a painting, ये मैं कहना चाह रहा हम्म। अच्छा। हूँ। तो कहने का मतलब है कि एज ए रिसर्च स्कॉलर आपको जो देखने का तरीका है पेंटिंग को, उसको समझने का तरीका है, ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पेंटिंग है। ये ये भी एक तीर्थ है। यात्रा की बात की है कि हिंदुस्तान में जो तीर्थ हैं, उनमें कहाँ कहाँ कैसे जाया जा सकता है, मार्ग में कौन कौन से मंदिर आए हैं। दिस इज इम्बोज्ड पेंटिंग। ये भी हैंग करने वाला एक पेंटिंग है। घर में लोग टांगते हैं, जो लोग तीर्थ के लिए नहीं जा सकते। तो देयर इज अ ट्रांसेंडेंस टर्मिनोलॉजी गिवन इन द इंडियन पेंटिंग, इंडियन स्टाइल। और वो उसको उन्होंने पब्लिक आर्ट या पब्लिक थॉट के साथ भी पेंट किया हुआ है। पर्पसफुल पेंटिंग्स आपको मिलती हैं। तो अभी तक कोई क्वेश्चन, कोई कोई बात मन में सर एक जो चीज मुझे ये पूछनी है कि जैसे ये आर्ट वर्क तो आपने एग्जांपल दे दिया और इनके पीछे एक स्टोरी नरेशन है, समझ में आती है। बट वैसे हमारे सामने जब कोई आर्ट वर्क आए तो हम उसे देखते हुए किन बातों पे फोकस करें एज अ रिसर्चर? जैसे एक होता है उसका भाव क्या है, एक हो गया कि उसकी फॉर्म क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, आर्टिस्टिक क्या है उसकी। तो पहले किन तो किन जो चीजों पे हमें पेंटर ध्यान है, रखना चाहिए? पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज पेंटिंग, पेंटिंग क्या है, उसको किसने निर्माण किया, यस सर। आर्टिस्ट का बैकग्राउंड क्या है। फिर वो जब आर्टिस्ट के बैकग्राउंड से पता चलता है कि आर्टिस्ट इस तरीके की सोच रखता है या ऐसा बनाता है, उसके बाद उसकी जो पेंटिंग करने का जो टेम्परामेंट है, वो क्या दिखाना चाहता है, वो एब्स्ट्रैक्ट में दिखाता है, रियलिस्टिक बनाता है, सेमी रियलिस्टिक में होता है, सुररियलिस्टिक में बनाने की कोशिश करता है, पॉप आर्ट में बना रहा है, इम्प्रेशनिस्ट है, किस किस फॉर्म में आपको एब्स्ट्रैक्ट में बताने की कोशिश कर रहा है, और वो किस एक्सप्रेशंस के साथ बनाना चाहता है। उसमें उसने स्कल्पटिंग की है या एक सब्जेक्टिव है, और उस नरेशन को आप किस किस समय का आर्टिस्ट है, अभी का है, मॉडर्न कंटेम्पररी आर्टिस्ट है, मॉडर्न टाइम का है, या किसी और शुरू शुरू के जो पोस्ट पोस्ट ईरा का है या आफ्टर ईरा का पेंटिंग है, पेंटर है, या वो पेंटर मेकर है या स्कल्प्टर है। ये सब चीजें जानने के बाद आप पेंटिंग को एनालाइज करते हैं कि इसने ये जो सीरीज बनाई है कहाँ से इंस्पायर होके। आर्टिस्ट हमेशा इंस्पायर होके बनाता है, ये किसी कविता से, अपने आसपास के माहौल से, अपनी मनोस्थिति से, या होने वाली घटनाओं के साथ कहीं न कहीं अपने आप को रिलेट करता है। कहीं न कहीं उसको उसका उसके मस्तिष्क पर उसका काफ़ी प्रभाव होता है। वो अपने रंगों से और अपने आकार जो सब्जेक्ट यूज़ करता है, तो हमें ये सब मिलती हैं।
तो आप अगर इनको देखेंगे कि आप 3 राइटर्स तो जरूर देखिए, मिस्टर आर्चर, गोस्वामी, बीएन गोस्वामी, और जो ये मिनिएचर पेंटिंग के ऊपर जिन्होंने काफी कुछ लिखा हुआ है, तो आनंद है। के गोस्वामी हैं जो आर्टिस्ट, उन्होंने काफी बढ़िया आर्ट के ऊपर काफी बुक्स लिखी हैं, उन्होंने काफी अपने विचार प्रकट किए हुए हैं। तो उन्होंने, उनके हिसाब से है कि जब चाइनीज ने पेंटिंग शुरू की, तो इंडियंस ने भी उसी टाइम पेंटिंग शुरू की। उन्होंने काफी अपने रिसर्च में की है, और एक रिसर्च मैगजीन्स होती हैं, रिसर्च मैगजीन जैसे मार्ग है, तो उसमें भी आपको काफी आर्टिकल्स मिल जाते हैं। यस सर। तो आपको इंडियन पेंटर्स द ग्रेट मुगल ट्रेडिशंस बाय मीरा सेठ ने भी काफी ऐसी बुक्स लिखी हुई हैं। आप उन बुक्स का काफी अच्छा योगदान रहता है हमारे इसमें। और मंजरी सीरीज क्लासिफाइड बाय नायक नायिका, क्लासिफिकेशन बाय सिमरन दयाल करके एक राइटर हुआ है, उसने काफी कुछ लिखा हुआ है। तो जो आर्ट है, आर्ट की क्रिएटिविटी स्ट्रेटेजी ऑफ आर्ट इन आर्ट बाय टॉल्स करके एक राइटर हुआ है, उसने काफी बातें हमें पता चलती हैं इनसे। तो ये एक लेक्चर या 1-2 दिन के लेक्चर में ये सब चीजें कंप्लीट नहीं हो पाती। तो मैंने अपनी तरफ से आपको ये बताने की कोशिश किया है कि भाई जो जो स्टोरी है, वो उसकी नरेशन है, वो आर्टिस्ट के मन में होती है, और कैसे लोग इसको आर्टिस्ट इसको व्यक्त करता है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? तो मैं थर्ड सेगमेंट, मैंने 2 सेगमेंट तो कंप्लीट कर दिया आपके इस सीरीज में, आज की लेक्चर के अंदर। थर्ड सेगमेंट में लेना चाहूंगा कि व्हाट इज प्रिंट मेकिंग, क्या होती है। तो बताइए प्रिंट मेकिंग क्या होती है, आप में से कोई बताए तो। सर प्रिंट में बोलिए सर, आवाज कट गई आपकी। शशि बताओ, शशि ठीक है बताओ। सर प्रिंट मेकिंग एक किसी भी सतह का इम्प्रेशन रहता है जिसको हम मल्टीपल्स एडिशंस के साथ निकालते हैं, और मल्टीपल एडिशंस हमारे एक जैसे ही रहते हैं जो प्रिंट मेकिंग की परिभाषा में समाहित करते हैं। मेनली हम इसमें एक सरफेस का जो टेक्सचर्स रहता है, ड्राइंग्स रहता है, दूसरे सरफेस पे ट्रांसफर करते हैं किसी भी मीडियम के साथ, जिसमें लिथोग्राफी आ गया, वुड कट आ गया, या फिर एचिंग आ गया, या जैसे ड्राई पॉइंट आ गया, एटसेट्रा। तो मैंने जो फर्स्ट सेगमेंट में बताया था आपको अभी, या उस दिन कल हमने बात की थी, हाउ टू लुक इनटू द पेंटिंग। उसके बाद एक नई ट्रेंड शुरू हुआ पेंटिंग का, प्रिंट मेकिंग। हालांकि ये बहुत पुराना ट्रेंड है, Yes. हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। क्योंकि इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि हमारे यहाँ जो धर्म है, रिलीजन ने काफी हमें आगे लेके आया, रिलीजन ने हमारी काफी आविष्कार भी कराए। तो अगर आप इम्यून कैंट को पढ़ते हैं, जो जिन्होंने फिलोसफी ऑफ एस्थेटिक्स, फिलोसफी ऑफ आर्ट के ऊपर लिखा, पढ़ा होगा आपने इम्यून कैंट, एक Yes, फिलोसफर। yes. टॉलस्टॉय हुए हैं, आपके प्लूटो हुए हैं, अरिस्टोटल हुए हैं। तो उन्होंने अबाउट देयर आर्ट, देयर कंसेप्ट, तो इम्यून कैंट बोलते हैं कि जो रिलीजन है वो आदमी को 2 चीजें सिखाता है, इन्वेंशन और संयम। और इसका उसके पास उदाहरण अपने माँ बाप का था, जो रशिया में रहते थे, गरीब थे। तो वो कहते थे, जो चर्च में जाते थे, तो उनको जो पादरी है, उनको एक बात कहता था कि ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। भारत में भी कहा जाता है, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा, ईश्वर तुम्हारे साथ है, ये समय भी बीत जाएगा। व्हेन यू आर इन ए रॉन्ग टर्मिनोलॉजी, तो वहां भी लोग ये कहते हैं। तो जो प्रिंट मेकिंग जो विधा है, टेक्नोलॉजी है, ये इसका हमें जो सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है वो चाइना में मिलता है। हेंस डायनेसिटी में हमें उसके एग्जाम्पल मिलते हैं कि वुड ब्लॉक से इन्होंने सिल्क पर प्रिंट किया। तो 2006 बीसी से लेके 220 एडी तक हमें काफी प्रिंट्स मिलते हैं, जिसमें उनके सुरलिस्टिक फॉर्म्स ऑफ प्रिंट्स मिलते हैं, जो ब्लॉक्स को उन्होंने वुडन ब्लॉक्स के ऊपर कटिंग करके, इंग्रेव करके इमेज को काटा, और उसके से सिल्क के कपड़े के ऊपर लिया, और सारे वो पुराने जो उनके ग्रंथ थे उसमें उन्होंने डालने की कोशिश की। तो
प्रिंट मेकिंग थ्रू द एजेस, ये मैं आज का टॉपिक है कि समय के साथ साथ कैसे प्रिंट मेकिंग चलती रही, और जो इम्प्रेशन है प्रिंट मेकर जो मैट्रिक्स से या वुड से, मेटल से, ग्लास से, किसी मटेरियल से, केमिकल से उसको एच करके इमेज को बनाता है। ठीक कहा मेरे एक स्कॉलर ने कि उसका एक रूप था, और उसका रहा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें अगर पेंटिंग हिस्ट्री में मिलता है तो वो राजा रवि वर्मन की ओलोग्राफ प्रिंट्स के होते हैं, जो उन्होंने मेथोडोलॉजिकल प्रिंट्स बनाए, पेंटिंग्स बनाए, उसको उन्हें एक बार ही बनाया, उसके बाद उसने कलर लिथो प्रिंट्स बनाए जो कि काफी मशहूर हुए। बाद में एक सिस्टम शुरू हुआ जिसको हम एज ऑफ कैलेंडर आर्ट बोलते हैं, या बाजार पेंटिंग्स कहते हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें जो कैलेंडर बने अलग अलग धर्मों के, शिव जी के, राम के, गुरु नानक के, जीसस के, तो कैलेंडर आर्ट का उसने एक शुरू किया, उद्घाटन किया है, उसको चलाया। ही क्रिएटेड ए कंसेप्ट ऑफ कैलेंडर आर्ट बाय राजा रवि वर्मन, एक पेंटर। उनकी पेंटिंग देखी है, सब मेथोडोलॉजिकल होती हैं, और पहली बार उसने पेंटिंग के थ्रू तो कार्विंग सबसे बड़ा सिस्टम था। और जब हमें पेपर मिला, राइस पेपर जो चाइनीज ने बनाया, उसके पर उन्होंने काफी बुक मार्क्स, बुक इम्प्रेशंस और धार्मिक इंस्क्रिप्शंस को कहा। 15वीं सदी पे आते आते प्रिंट मेकिंग ने बाइबल को प्रिंट किया गया गोथिक टाइप ऑफ डिजाइन के साथ, जो हमें पुराने उनके चर्चेस में मिलते हैं। हैंड रिटन कैलीग्राफी को इंग्रेव किया गया ऑन द पेपर, और गुड बिन बाइबल करके 1300 पेज की बाइबल प्रिंट की गई 15वीं शताब्दी में आकर। इसका हमें पुराने इंप्रेशन मिलता है कि जो क्ले टेबलेट्स बनाते थे हम, उसको उसको सुखाया जाता था, उस पे अक्षर इंग्रेव किए जाते थे या एम्बोस किए जाते थे, और उसके इंप्रेशन प्रिंट लिया जाता था दूसरी क्ले सरफेस पर, या किसी कपड़े पर, या किसी शीट ऑफ, या हमारे जो पत्र थे, पाल पाल के जो पेड़ के जो पत्ते थे उसके पर उसका इंप्रेशन लिया जाता था। तो इसके अलग अलग हमें जगह मिलती है। तो सबसे बड़ा इंप्रेशन होता है कि व्हाट इज प्रिंट मेकिंग, व्हाट इज इंप्रेशन। इंप्रेशन होता है कि आप अपना हाथ कागज पे रखिए, उस पे इंक लगाकर उस पे ऐसे जोर से मारिए तो आपके हाथ का एक छापा, एक इंप्रेशन बन जाता है। तो इंप्रेशन इज द टेक्निक, मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द प्रिंट मेकिंग कि क्या इंप्रेशन आ रहा है। तो आप मल्टीपल इंप्रेशन अपने हाथ पर अलग अलग स्याही लगाकर, तो इसको हम एक गोथिक केव में हमें सबसे पहले मिला, जहाँ हमें पता चलता है कि कल्चर कैसे डेवलप हुआ। लोगों ने किसी भी जानवर के खून को, जिसमें हेपेटाइटिस कहते हैं, खून को अपने हाथ पे लगाकर और वहां पर अपने केव्स में इंप्रेशन छोड़ दिए। उसमें हमें कई तरीके के हाथ नजर आते हैं, मुझे पर पिक्चर नहीं है, मैं तो आपके साथ शेयर करता। तो इससे पता चलता है कि कल्चर है कि हम यहाँ रहते हैं, इम्प्रेशन है कि हम यहाँ पर किसी के होने की है, और हमारी जो आइडेंटिटी है उसके बारे में हमें इम्प्रेशन मिलता है। तो इससे ये मिलता है कि एक पेंटर एक पेंटिंग को बनाए, उसके बाद वो शुरू से दोबारा शुरू करे, दूसरा आदमी वैसी पेंटिंग मांगे। इससे होता है कि एक बनने के बाद उसके कई इम्प्रेशन लिए जा सकते हैं, और उसके बाद इस टेक्निक्स को लोगों ने, पेंटर्स ने काफी हद तक बढ़ाया आगे, और उसमें इंग्रेविंग, इंटेग्रो फॉर्म ऑफ प्रिंटिंग शुरू हुई, टेक्निक शुरू हुई, उसमें एक रेवोल्यूशन आई। और उसके बाद जो यहाँ पेंटर आए इंडिया में, उन्होंने यहाँ पर आकर पहले बॉटनी का, बुक ऑफ बॉटनिका बनाई, जिसमें हमारे जो पेंटर्स थे, इंग्लिश पेंटर्स थे, उन्होंने हिंदुस्तान में जो वनस्पति शास्त्र या वनस्पति का जो ज्ञान था उसकी पेंटिंग कलर लिथो बनाए। वहाँ के साइंटिस्टों को, वहाँ के जो वैज्ञानिक है उनको बताने के लिए कि हिंदुस्तान में कैसी वनस्पति है, कैसे उगाए जाते हैं, उनके क्या नाम है, उनका क्या आकार है। तो ये बुक है वनस्पति की, जिसको वो अपने साथ ट्रेन पेंटर्स लेके आए, बॉटनिस्ट, और वो उन्होंने यहाँ पर लिथो प्रिंट्स निकाले इंडिया में। वो फर्स्ट लिथो प्रिंटिंग मशीन जो हिंदुस्तान में लेके आए, वो पुर्तगाली लेके आए वहाँ पर गोवा में, और वहाँ उन्होंने बाइबल प्रिंट की और बाइबल को घर घर पहुँचाने की कोशिश की।
जो क्रिश्चियन है वो कहते हैं हम मुसलमानों से पहले हमारा धर्म आया, और मुस्लिम धर्म फैलने का क्या रहस्य रहा, तो उनको पता चला कि जो कुरान है मुसलमानों ने घर तक पहुंचा दी, अपने जो धार्मिक पुस्तक है उसको लोगों तक पहुंचाया, उसका प्रचार प्रसार किया। तो उन्होंने देखा कि वो लोग क्या करते हैं, स्टोन है जिसको हम लिथो स्टोन कहते हैं, आपके देखा होगा, आपके यहाँ जहाँ से आपने BF MFA की वहाँ अगर कहीं डिपार्टमेंट होगा प्रिंट मेकिंग का, वहाँ देखा होगा कि प्रेस में बच्चे कुछ ना कुछ इंप्रेशन करते हैं, तो लिथोग्राफी से उन्होंने कुरान शरीफ उस पे लिखी गई, उनकी आयतें लिखी गई, उसके बाद उसको रेत में दफना देते थे कि विश्व में ईश्वर का नाम लिखा हुआ। तो क्रिश्चियंस ने उसको स्मगल किया और दैट इज टेकन टू यूरोप टू मेक बाइबल, और उन्होंने उसका प्रचार मिशनरीज हिंदुस्तान में गवाए और अपने साथ फर्स्ट प्रिंटिंग है। अंग्रेजों ने इसका एक बहुत अच्छा महत्व देखा कि हिंदुस्तान में लोग हनुमान चालीसा या अपने वैदिक ग्रंथ और ये लोग घर में रखते हैं, उसकी पूजा करते हैं, और उनके पास कोई और है नहीं जो प्रिंटेड फॉर्म में है। तो उन्होंने बुक्स को प्रिंटेड किया, हमारी धार्मिक बुक्स को प्रिंट किया और हिंदुस्तान के घर घर पहुंचाने की कोशिश की, और उन्होंने सेंटिमेशनल इमोशनली हमारे को एक बताया कि आपके जो कंटेंट ऑफ रिलीजन है हम करते हैं। उसके बाद एक अल्बर्ट ब्यूरो करके आर्टिस्ट इंडिया में आया 16वीं सदी में, और उसने आके 12 व्यूज ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता के 16 जो हार्बर है उसके 16 व्यूज बनाए बड़े सुंदर, और उसको हाथों हाथ वो यूरोप में बिक गए। तो हिंदुस्तान में अंग्रेजों का जो रहन सहन था, उनका उनकी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, और जहाँ जहाँ उन्होंने हिंदुस्तान के दोनों कल्चर्स को उसने दिखाने की कोशिश की, बड़ा स्किलफुल पेंटर था। तो उसमें अल्बर्ट ड्यूरो ने, जर्मन आर्टिस्ट ने, ही ट्रेवल्ड फ्रॉम इटली टू इंडिया, और उसने काफी प्रिंट मेकिंग का काम किया। और उसके बाद टर्न ऑफ द सेंचुरी 17th सेंचुरी में आकर इंग्रेविंग टेक्निक शुरू हो गई कि हम कोई भी आकार या कुछ भी हम किसी जिंक प्लेट या किसी फ्लेक्सिबल सरफेस पे बनाते हैं, आयरन शीट के बनाते हैं, उसको फिर हम एसिड नाइट्रिक एसिड से एच करते हैं, तो उसके ऊपर एक एसिड जो जहाँ जहाँ उस पे क्या किया जाता है, जिंक प्लेट लेकर उस पे वैक्स लगाई जाती है, मोम मोम में हल्का सा काला रंग डाला जाता है, बिटुमेन पाउडर या बिटुमेन जो हम तारकोल होती है उसको मिलाया जाता है जिससे कि सरफेस काली हो जाए। उसके बाद सरफेस से हाथ से उस पे स्केच किया जाता है सो दैट उस सरफेस से वैक्स हट जाए। जहाँ जहाँ से वैक्स हटती है उस प्लेट को हम एसिड में डाल देते हैं, एसिड का नाम है नाइट्रिक एसिड। उस एरिया को वो एच कर देता है, वहां से उस मेटल को वो खा देता है, कहने का मतलब है, और वहां पर एक गड्ढा हो जाता है, एक इंग्रेव्ड इंप्रेशन आ जाता है, उसमें इंक फंस जाती है और वो हम उसको प्रेस के थ्रू उस पे इंप्रेशन लेते हैं। तो दिस इज द थर्ड। धीरे धीरे 17th सेंचुरी के बाद प्रिंट मेकिंग ने काफी बड़ा दौर पकड़ा, और हमारी मैकेनिकल सिस्टम, मैकेनिकल प्रेस आ गई कि हमने ये, तो 18वीं सदी आते आते इंग्लैंड में जितने भी स्कूल थे, उनके पब्लिक स्कूल या स्कूल दूसरे उनकी बुक्स छपने लग गई, और एक व्यवस्थित तरीके से हमने इसको शुरू में फ्रेंडिस्को डी गोआ ने इस काम को शुरू किया, और जो प्रचार करने का तरीका है पॉलिटिकल वो, तो इसमें 19th सेंचुरी आते जाते एस्थेटिक्स भी आने लगे प्रिंट मेकिंग में, प्रिंट मास्टर्स बन गए, प्रिंट मेकिंग आर्ट में की एक में बदल गई, इंस्टेड ऑफ बुक्स और रिलीजियस बुक्स की जगह। हाँ बोले। तो प्रिंट मेकिंग की जब 19th सेंचुरी आते आते प्रिंट मेकिंग ने एक बहुत बड़ा एरिया कवर किया, उसमें हमने लैंडस्केप क्रिएट किए, इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट भी उसमें आ गए, उन्होंने अपनी चीजें लोगों तक अपनी पेंटिंग को इम्प्रेशनिस्ट फॉर्म को वहां पर लाने किया। इसमें एडोर्ड मोनेट हो गया, एगर डेगस हो गया, पेसर हो गया, कई आर्टिस्ट हैं जो सामने आए, उन्होंने इस टेक्निक को यूज किया। और जापानीज दूसरी तरफ यूरोप और चाइना वाज देयर इन इट। और सबसे बड़ी जो पेंटिंग की काफी इम्प्रेस करती है वो वुड कट मास्टर हुआ होक्सुई,
उसने 36 व्यू ऑफ माउंट फ्यूजी बनाए। वहाँ एक पहाड़ है जापान में, उसकी उसने 36 व्यू, उसके 36 पेंटिंग्स बनाई, प्रिंट्स बनाए, जो कि काफी मशहूर हुए, लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया और उसने एक ब्रेक थ्रू दिया। प्रिंट मेकिंग एक इंटरेस्टिंग टेक्निक बन गई प्रिंट मेकर, पेंटर्स के लिए, स्कल्प्टर्स के लिए। उसके बाद पिकासो, पेब्लो पिकासो, उसने भी 1000 प्रिंट क्रिएट किए, वुड कट में, लिनो कट में, लिथोग्राफी में, एचिंग में, ड्राई पॉइंट में, इंक्रेविंग में। ये टेक्निक्स हैं प्रिंट मेकिंग की। तो उसके बाद हैरी मार्टिस हो गया, जॉर्ज रिवोल्ट हो गया, उन्होंने सेकंड हाफ ऑफ द सेंचुरी, 20वीं सदी में आकर इन्होंने इस विधा को और लिया। तो ये एक तरह का सब्जेक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन बाय रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन में। अपने भाई को मनिंद्रनाथ टैगोर को भेजकर इन्होंने चाइनीज और जापान से टेक्निक को लेके आए और हिंदुस्तान में आफ्टर इंडिपेंडेंट ये कई जगह सेंटर बन गया। तो कॉलेज ऑफ आर्ट्स बड़ौदा, कॉलेज ऑफ आर्ट चंडीगढ़, कॉलेज ऑफ आर्ट शांति निकेतन, तो यहाँ पर ये प्रिंट मेकिंग एक हुए। तो उसमें बड़े बड़े पेंटर्स ने अपने आप को प्रिंट मेकिंग की तरफ बढ़ा दिया। तो इसका पैरेलल विकास हुआ और इसमें सोमनाथ होर्स, रविंद्रनाथ टैगोर और भी इंडियन आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इसमें प्रिंट मेकिंग में अपना काम किया और फीमेल आर्टिस्ट ने भी प्रिंट मेकिंग में अपना आजमाया। तो प्रिंट मेकिंग हैज बिकम ए सब्जेक्ट। और उसमें फिर क्या मल्टीपल इंप्रेशन मिल जाते हैं आपको, एक चीज के कई इंप्रेशन मिल जाते हैं। तो इंडियन प्रिंट मेकर्स की जो योगदान है प्रिंट मेकिंग में तो बहुत ज्यादा है। और एनी क्वेश्चन अबाउट प्रिंट मेकिंग? आप लोग जहाँ से कॉलेज से पढ़ गए वहाँ प्रिंट मेकिंग थी? यस सर, लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में है सर। हाँ, तो क्या सर पता मेरा चला प्रिंट जी सर। मेकिंग के बारे में? आप क्या कहना चाहते हैं? जी सर, बहुत अच्छी है सर। मैंने भी लिनो लिया था फर्स्ट ईयर में, मतलब थोड़ा सा मैंने भी इसमें काम किया था, हालांकि मैंने बाद में उसको छोड़ दिया था। तो हम्म, बहुत इंटरेस्टिंग है सर। बाद में थ्योरी तो बहुत ज़्यादा पढ़ी उसके ऊपर, तो फिर तो चीज़ें समझ में आने लगी कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन उसको मैंने छोड़ दिया था। तो आप पेंटिंग की तरफ आ गए? आप पेंटिंग के स्टूडेंट थे? हाँ जी जी जी, पेंटिंग का था। तो फर्स्ट ईयर में था, एक कॉमन सब्जेक्ट था तो चूज करना था पॉटरी में और इसमें, तो फिर इसको मैंने ग्राफिक्स को चूज किया था। लेकिन सर उसको बहुत नजदीक से देखा है, क्योंकि जो मित्र थे, जो साथी जो थे, फ्रेंड्स वगैरह, तो उन्होंने ले रखा था ना, तो वो लोग करते रहते थे, तो उनके साथ जाता था डिपार्टमेंट में और चीजों को बहुत अच्छी तरह देखता था कि कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं। तो लगभग सर प्रोसेस तो पता ही है कि कैसे करते हैं। तो चित सर प्रकाश भट्टाचार्य, सोमनाथ होर्स, तो ये कुछ प्रिंट मेकर है, उनके नाम है, बड़े फ्लोरिशिंग प्रिंट मेकर हैं जिन्होंने इंडिया में प्रिंट मेकिंग को आगे लाया। अनपन सूद हुई, और कंचन है फीमेल आर्टिस्ट आजकल की जो हमारे कंटेम्पररी कंटेस्ट में बात करती हैं। तो फोटोग्राफी और प्रिंट मेकिंग का आपस में एक बहुत बड़ा रिलेशन हुआ। उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर आने से प्रिंट मेकिंग को कंप्यूटर के साथ जोड़ दिया गया, क्योंकि कंप्यूटर में एक जैसे प्रिंट निकल जाते हैं। तो उसमें स्क्रीन प्रिंटिंग भी आ गई, एक्रेलिक फेस माउंटिंग भी आ गई, कैनवस पे भी हम प्रिंटिंग करने लग गए। तो हमने क्लॉथ पे भी प्रिंटिंग की, डिफरेंट सरफेसेस पे प्रिंट मेकर्स ने इस पे काम किया। तो एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रिंट मेकिंग, क्योंकि इसमें अलग अलग टेक्निक्स हैं और एक एक टेक्निक को समझाने के लिए 2 दिन चाहिए। प्रिंट मेकिंग की अलग टेक्निक है, उसका क्या इम्प्रेशन आता है उसको करके। तो आपके जो मेजर हैं जैसे वो चाहेंगे तो देख लेंगे, इसके ऊपर भी बात कर लेंगे। और हालांकि बात तो फॉर्मुलेशन ऑफ पेंटिंग में हमने पर्सपेक्टिव भी करनी थी कि पर्सपेक्टिव कहाँ से आया, पेंटिंग में पर्सपेक्टिव कैसे आया, कैसे किया जाता है। और सर और मेरा भी एक क्वेश्चन? प्रिंट मेकिंग, हाँ, बताइए बताइए। जैसे सर प्रिंट मेकिंग एक टेक्निकल सब्जेक्ट है और इसके लिए हमें एक कार्यशाला की आवश्यकता पड़ती है, मशीन्स की आवश्यकता पड़ती है। हम्म, हम्म, तो एक कलाकार के लिए
स्टूडियो उसके आर्ट वर्क में कितनी प्रभाविता डाल सकता है या फिर नहीं डाल सकता है? क्या प्रिंट उसकी आर्ट मशीन वर्क, मैकेनिकल? जो स्पेस रहता है, स्टूडियो हमारा रहता है जहाँ पे हम काम करते हैं, जी, वो स्पेस कितनी प्रभाविता डाल सकता है आर्टिस्ट के काम पे या फिर नहीं डालता है? आर्टिस्ट अपनी इच्छा अनुसार ही काम करता है। रहता है कि सबसे पहली बात है, हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और मैं कई कॉलेजों में घूमता रहता हूँ और मुझे मिला भी है अवसर कि मैं जाऊँ, लोगों से मिलूँ, वहाँ जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बात की। मिथ बहुत है हमारे आर्टिस्टों में कि एक जो बड़ा आर्टिस्ट है उसका अपना एक स्टूडियो होना चाहिए, उसके पास अपनी एक स्पेस होनी चाहिए, उसके पास सारी सुविधाएँ होनी चाहिए, ब्रश होने चाहिए, उसका एक असिस्टेंट होना चाहिए, उसको अंग्रेज़ी आनी चाहिए, वो अच्छा बोलने वाला भी होना चाहिए, वो अपने भाव को व्यक्त करने में भी उसको प्रवीणता होनी चाहिए। नथिंग इज़ रिक्वायर्ड। यस सर। गट्स है, सिर्फ आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, आपकी जो फॉर्मेशन अच्छी है, चाहे एक कमरे में आप काम करें, चाहे अपने माँ-बाप के रात को साथ अपने बेड पे आप ईज़र रख के काम कर सकते हैं। हमारे पास जितनी भी बायोग्राफी मिलती है यूरोपियन आर्टिस्ट की, वो यूरोप ने अपने बारे में बहुत कुछ लिखा। हमने तो